जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सीईओ किम के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक को किम बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और किम को सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ देखकर सीईओ किम से कहता है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चले गया? क्या तुम मेरे अटैक को सिर्फ ब्लॉक और डॉज ही करने वाले हो? और हम देखते हैं फिर किम भी सीईओ पर एक जोरदार अटैक करता है, पर उससे सीईओ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर सीईओ किम का मजाक उड़ाता है और कहता है, ये कितना ही बेहुदा था, क्या तुम्हारे पास बस यही स्किल्स हैं? और किम को ऐसे हारता हुआ देखकर सो यूयुन और सुनवा काफी चिंता करने लगते हैं। तभी सीईओ के पार्टी का एक मेंबर आगे बढ़ते हुए सो यूयुन और सुनवा से कहता है, क्या तुम लोगों के पास सच में इतना टाइम है कि तुम बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सको? और हम देखते हैं सीईओ का वो पार्टी मेंबर यूयुन पर अटैक कर देता है और यूयुन उस अटैक को नोटिस करके डॉज कर लेता है। ये देखकर सीईओ का पार्टी मेंबर कहता है, छे, तुमने उसे डॉज कर लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हो? तभी दूसरा मेंबर बोलता है, वेल, हम और भी काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं जो कि फाइटिंग को लेकर सीरियस थे, और जब भी हम किसी के ऊपर इस तरीके से गैंग अप करके अटैक करते हैं तो वो 5 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाता। फिर दूसरा मेंबर कहता है, हमने ऐसी कोई चीज़ 1 महीने से की नहीं है, तो अब मुझे पता नहीं हमें इसमें मज़ा आएगा या फिर नहीं। यून, हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे अगर तुम उस बच्ची को हमें दे देते हो तो। तुम शायद बॉक्सिंग में अच्छे होगे, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम हम सबको एक साथ हैंडल कर सकते हो? फिर सीन किम पर आता है और सीईओ किम से कह रहा होता है, ये बहुत ही बोरिंग होगा अगर तुम सिर्फ इसे डिफेंड करोगे तो। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ और नहीं है जो कि तुम कर सकते हो? जब बात मॉन्स्टर को हंट करने की आती है तो तुम मेरे ही लेवल के आसपास सकते हो, लेकिन जब बात प्लेयर्स से फाइट करने की होती है तो क्या तुम बहुत ही नूब हो? और किम की ऐसी इंसल्ट देख के गार्जियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर सीईओ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे लिए, और वो अपनी बात कह ही रहा होता है तभी किम उसके बीच में कहता है, मेरे पास एक ट्रेट है जो कि पर्टिकुलरली यूजफुल है प्लेयर्स के खिलाफ। किम की ये बात सुनकर सीओ काफी चौंक जाता है और वो किम की तरफ देख रहा होता है, और किम नीचे झुकते हुए वाटर बॉटल उठाता है और कहता है, जहाँ तक कि मैंने देखा है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी शेडो एम्बुश यूज कर सकते हो, तुम उतने भी अच्छे नहीं हो। और ये सुनकर सीओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने नाइफ को टाइट से पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल, बस तुम अपना ऐसा ही एटीट्यूड रखना ताकि मुझे तुम्हें मारते वक्त बिल्कुल भी बुरा ना लगे। फिर केम सीओ से कहता है, ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे ये पूछ लूंगा, क्या तुम सच्चे में हमें मारने की कोशिश करोगे अगर मैं तुम्हें सुनवा को नहीं देता तो? और फिर सीईओ काफी इविल तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जीने देता अगर तुम उसे पहले ही हमें सौंप देते तो, लेकिन अब मैं तुम्हें बस मार दूंगा और उसे खुद वापस ले जाऊंगा। और ये बोलते हुए सीईओ काफी तेजी से किम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर किम अपनी उस वाटर बॉटल को सीईओ की तरफ करके खड़ा होता है और उसे वो बिना आंखें झपकाए ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीईओ किम पर अटैक कर देता है, लेकिन किम उस पर काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से सीईओ को काफी ज्यादा चोट आती है। और फिर किम कहता है, मैं अब जो कुछ भी कहने वाला हूँ उन सभी चीजों को याद रखना। अब आगे से जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे ही एक्शंस का रिजल्ट होगा। और किम अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। फिर सीन 1 घंटे पहले पर शिफ्ट होता है और हमें सीओ की पार्टी दिखाई जाती है। वहाँ एक बंदा कह रहा होता है, क्या हम सच्ची में अंदर नहीं जा रहे हैं? जो इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने इस डंजन की सारी एंट्री को ब्लॉक कर दिया था, तो क्या हम इसे क्लियर करने का नहीं सोच रहे? फिर सीईओ उन लोग का जवाब देते हुए कहता है, जैसा कि तुम लोगों को पहले ही पता है, हम इतनी ज़रूरी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते ना। मैं उस कमीने की गर्दन तोड़ दूंगा और उस बच्ची को अपने साथ ले लूंगा। फिर सीईओ की पार्टी का एक मेंबर कहता है, छोड़ो ये जो कुछ भी है, तुम कहना चाहते हो कि हम उन पर एम्बुश करें जब वो उसे फिनिश कर ले, है ना? फिर सीईओ उसका जवाब हाँ में देते हुए कहता है, लेकिन अगर वो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही समय लेने लगे तो हम बस अंदर जाकर उन्हें डायरेक्टली मार सकते हैं, किसी भी तरीके से। जबकि हमने अभी तक अपनी तरफ की टनल को क्लियर करना शुरू नहीं किया है तो वो लोग हमसे ज़्यादा टायर्ड होंगे, चाहे वो कितना भी सोचे कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कमीना इंसान इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर सीईओ की पार्टी का वो कैप वाला मेंबर दोबारा से कहता है, वो सुन बे, वो काफ़ी ज़्यादा ही स्किल्ड लग रहा था, तो क्या वो रिस्की नहीं होगा? सीईओ उसका रिप्लाई देता है, क्या तुमने उसे देखा नहीं जब वो याक्स को हंट कर रहा था? वो बस थोड़ा सा डिसेंट है, उसके स्टैब्स हम लोग से ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं, बल्कि हमें अभी के लिए यूयुन के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। तुम सभी लोग यूयुन को हैंडल करना और मैं उस कमीने की गर्दन तोड़ूंगा। फिर सीन वापस से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीईओ के फेस पे काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ एक्सप्रेशन होता है, और किम सीईओ पर लगातार अटैक कर रहा होता है और सीईओ उसे डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर किम को ऐसा देखकर
सीओ मन में सोचता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ही चेंज हो चुकी है। क्या उसके स्टैट्स अचानक से बढ़ गए? फिर हम देखते हैं सीओ के पार्टी का वो बो एंड एरो वाला मेंबर बोलता है, जुवान। और हम देखते हैं यू यून उस बो एंड एरो वाले पर्सन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी साइड से सीओ की पार्टी का एक और मेंबर यूयुन पर कहते हुए अटैक कर देता है, क्या तुम मुझे इग्नोर ही करते रहोगे? लेकिन तभी यूयुन को उस अटैक से बचाने के लिए सुनवा बीच में आ जाती है और अपनी प्लैटिनम शील्ड स्किल यूज़ करती है। और उसे ऐसे ब्लॉक करते हुए देखकर वो बंदा सोचता है, ये छोटी बच्ची, उसने इसे ब्लॉक कर दिया। फिर सुनवा यूयुन को बुलाती है और यूयुन सुनवा को थैंक यू कहता है और वो उस मेंबर पर अपने पावर फीस्ट स्किल से अटैक कर देता है, जिससे कि वो मेंबर तो सीधे दीवार में जाकर गिर जाता है। और उस मेंबर का नाम होता है बिंगयू। फिर वो कैब वाला बंदा उसका नाम चिल्लाते हुए कहता है, बिंगयू, तेरी की, जल्दी से जुवान की मदद करो और फिर वापस हमारी तरफ ही आओ। और हम देखते हैं वो बो एंड एरो वाला मेंबर अपनी बो को लोड करके रखा होता है और वो किसी की तरफ एम कर रखा होता है। फिर वो अपनी बो से एरो छोड़ देता है और वो सीधे किम की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन किम अब उन सब चीज़ों को सेंस कर सकता है, तो वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। और किम को उतनी आसानी से वो एरो को डिफ्लेक्ट करता हुआ देखकर सभी कोई हैरान होते हैं। और वो वाला मेंबर बोलता है, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो अपनी ब्लाइंड स्पॉट से आती हुई किसी फ्लाइंग चीज़ को कैसे ब्लॉक कर सकता है? और किम उसको देखकर मन में सोच रहा होता है, जुवान की पार्टी का लॉन्ग रेंज डीपीएस गो जांगचान, तो इस बंदे का नाम गो जांगचान है। फिर जांगचान एरो लोड करते हुए चिल्ला कर कहता है, पीछे रहो। फिर किम उसको देखते हुए सोचता है, वो उनकी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है जब बात सरप्राइज अटैक्स पर आती है। फिर जांगचान जुवान से कहता है, उसे मार दो। और किम उसे देखते हुए फिर से सोचता है, जिस तरीके से वो बाकी सभी को लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के साथ सपोर्ट करता है, मुझे लगता है कि ये जुवन से ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। लेकिन उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। और हम देखते हैं यू यून जांगचान पर पीछे से बहुत ज़ोर से अटैक कर देता है। पर जांगचान उसे सही टाइम पर नोटिस कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है। और फिर वो पीछे मुड़कर यू यून को गाली दे रहा होता है। और वो गाली सुनकर यू यून को और गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? आखिर तुम हमसे एक छोटी बच्ची को मांगने के बाद ये कैसे कह सकते हो? तुम बेकार इंसान। और फिर जांगसियान काफ़ी डरते हुए यूयुन से कहता है, मेरे पास बताना, पीछे हट जाओ तुम बेकार कमीने इंसान। जवान, प्लीज़ मुझे बचाओ। और फिर हम देखते हैं कि जांगशान ज़मीन पर पड़ा होता है और किम उसको देखते हुए सोचता है, तो फीस किंग पहले से ही इतना ज़्यादा अच्छा है। और सीईओ किम को देखते हुए सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाए, है ना? आखिर कैसे हमारा प्लान फेल हो सकता है? हमें जीतना चाहिए था। आखिर मैंने कहाँ पे गलती की है? ये पहले इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं था। ये पहले ऐसा लग रहा था कि इसके पास किसी ऐसे प्लेयर्स के स्टैट हैं जो कि लेवल 50 का हो और जिसे कि कहीं भी आसानी से खोजा जा सकता है। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, इसके स्टैट्स डेफिनेटली यूयुन से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। हे भगवान! मुझे मुझे अभी शांत रहना होगा। मुझे पहले यहाँ से बचने का एक रास्ता ढूँढना होगा। भले ही उसने मेरे ट्रेड्स खोज लिए हों, पर उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो मेरी स्किल को जानता हो। और फिर सीईओ एक एविल स्माइल करते हुए सोचता है, बस ऐसे ही मुझे नीची नज़रों से देखते रहो और फिर देखो क्या होता है तुम कमीने। और फिर हम देखते हैं किम सीईओ पर पानी फेंक देता है। फिर ये देखकर सीईओ मन में सोचता है, क्या पानी? ये क्या ये किसी तरीके का अटैक है? ये रूम टेम्परेचर के बारे में है। क्या यही था जो कि उसने अपने थर्मस में रखा हुआ था? फिर सीईओ किम से बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? फिर किम काफ़ी रिलैक्स फील बनाते हुए स्माइल करते हुए उससे कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अपने आसपास ज़रा देखो तो। फिर ये सुनकर सीईओ कहता है, क्या? और वो साइड में वॉल पर देखता है। वहाँ पे वॉल में क्रैक से कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है और वो एक बहुत ही बड़ी सी मधुमक्खी होती है। और वो सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी होती है और वो सीधे सीईओ के पीछे से ही आ रही होती हैं और इन्हें देखकर तो सीईओ की फट जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जाइंट मधुमक्खियाँ सीईओ की पार्टी मेंबर्स पर अटैक करने लगती है और उनसे बचते हुए वो लोग चिल्ला कर कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है, वो एक मॉन्स्टर है, ये सारी मधुमक्खी एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं जांगचान उठते हुए कह रहा होता है, क्या? और जांगचान के पीछे दो मधुमक्खियों ने काट लिया होता है और उसके मुंह से बहुत ही ज़ोर से चीख निकलती है और सीईओ भी उन मधुमक्खियों से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा होता है। फिर किम उसको ऐसे फाइट करते हुए देखकर सोचता है, मधुमक्खी स्वीट सेंट से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जो हनी वाटर मैंने लेके आया था वो काफ़ी होगा इस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए। अटैक ऑफ द हनी बीस।
ये एक ट्रिगर्ड इवेंट है टू फोर्थ पाथवे में। उनके क्यूट नेम के खिलाफ उन मधुमक्खियों के साथ डील करना इजी नहीं है। उनका अकेले का लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जब वो हज़ारों की तादाद में आती हैं तो अगर तुम्हारे पास कोई फायर मेज नहीं है तो ये अच्छा होगा कि तुम उसे बस अवॉइड करो, वरना इसके अलावा बस इकलौती ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। फिर हम देखते हैं किम सुनवा और सो यूयून से कह रहा होता है, नीचे झुक जाओ। फिर किम अपने मन में वापस से सोचता है, हम इस फैक्ट का एडवांटेज ले सकते हैं कि वो एक सर्टेन हाइट से नीचे की किसी भी चीज़ को टारगेट के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज करती हैं। सिर्फ एक अकेली मधुमक्खी के वेनम का दर्द बिल्कुल ही अनइमेजिनरी होता है और हम देखते हैं सीओ काफ़ी दर्द में होता है और उसे काफ़ी सारी मधुमक्खियों ने काट लिया होता है। और हम देखते हैं फिर सीओ ज़मीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियाँ चुमड़ी हुई होती हैं और किम उसे ऐसा देख रहा होता है। फिर सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है, वहाँ से सारी मधुमक्खियाँ चली गई होती हैं और किम उठते हुए अपने कपड़े झाड़ रहा होता है। फिर वो सीओ की बॉडी की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से पॉइजन हो गई होती है। फिर किम सीओ की डेड बॉडी को देखते हुए सोचता है, जो भी दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं वो लोगों को खुद की मौत के लिए भी रेडी होना चाहिए। सीओ जुनहुआन, ये तुमने खुद से खुद की ले लेके आया है। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम ने इस सिचुएशन को एक प्लेयर किल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। ये ट्यूटोरियल फील्ड के बाद से पहला प्लेयर किल है। हम आपकी डॉर्मेंट इनेट एबिलिटी को फर्स्ट प्लेयर किल की वजह से फोर्सिबली अवेकन कर रहे हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, और हमें उस एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि अटैक पावर, अटैक स्पीड और क्रिटिकल चांस 7% से बढ़ रहे होते हैं और माना पावर कंजप्शन 7% से घट रहा होता है। और उसको देखते हुए किम मन में सोचता है, एक नई इननेट एबिलिटी, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरे पास पहले से ही इननेट एबिलिटी के नाम पर आई ऑफ परसेप्शन है और ये पहले से ही इतना वियर्ड था कि वो मुझे इतनी जल्दी मिल गई, लेकिन किसी तरीके से मुझे अब दूसरी भी मिल चुकी है। मैंने इस एबिलिटी के बारे में पहले भी सुना है। इसकी एक डाउनसाइड भी है जिसमें कि तुम्हें एक काउंटर अटैक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई प्लेयर तुम पर पहले अटैक करता है तो इससे तुम्हें बफ मिल जाते हैं। ये रिलेटिवली एक कॉमन एबिलिटी थी मेरे टाइमलाइन में, लेकिन ये पीवीपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है। बल्कि ये इतनी ज़्यादा फेमस थी कि ये वियर्ड होता अगर एक सिविल सर्विस स्टूडेंट इसके बारे में जानता नहीं तो। ऐसी एक एबिलिटी टॉर्मेंट थी। तो उस केस में फिर हम देखते हैं यूयून किम को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, बिग ब्रो, ये आपकी गलती नहीं थी तो आप खुद को ब्लेम मत करो, मैंने भी सेम चीज़ ही की होती। अच्छा है कि वो अब मर चुके हैं। फिर सनवा भी किम से कहती है, हाँ ये सही है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, लेकिन वो लोग बहुत ही बुरे पीपल थे, आपने कुछ भी गलत नहीं किया ओप्पा। और किम उन लोग को देखकर परेशान हो जाता है और वो मन में सोचता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ इस प्लेयर किल के लिए और वो लोग मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर किम हंसते हुए सुनवा और यूयुन से कहता है, ये ठीक है, अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो मैं इस बारे में उतना भी ज़्यादा ग्रेट फील नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इन लोगों को ऐसे ही जाने देते जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की तो इवेंचुअली हम मारे ही जाते। इसी वजह से मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता। मेरी खुद की डेथ से अच्छा कि मैं एक मर्डरर बन जाऊँ। और किम की ये बात सुनकर लेडी ऑफ स्केल्स बहुत ही खुश होती है और उसे एक लार्ज गिफ्ट देने का सोचती है। फिर किम योयुन और सुनवा की स्टेटस देखता है और वो देखकर वो सोचता है, ये काफ़ी इंटेंस इमोशंस है। अगर वो मेरे बारे में चिंता नहीं भी करते तो मैं इतना भी ज़्यादा परेशान नहीं था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मैं ही यहाँ इकलौता पर्सन हूँ जो कि सबसे काम बिहेव कर रहा है। लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो चुका हूँ। फिर हमें वो फोर्थ पाथवे की टनल दिखाई जाती है, वहाँ पर हमें रिटर्न क्रिस्टल भी दिखाया जाता है। फिर किम रिटर्न क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है, डंजन क्लियर सीधे हमारे सामने है, हमें बस 2 और फोर्थ पाथवे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर हम देखते हैं उस क्रिस्टल में कुछ अजीब से पैटर्न बनने लगते हैं और नोटिफिकेशन आता है, फ्यूल स्टेशन क्रिस्टल इंट्रूडर्स को वेलकम नहीं करता है और किम के आई ऑफ परसेप्शन ने एक डेंजर भी डिटेक्ट किया होता है। फिर किम सुनवा और यूयुन से कहता है, तुम दोनों पीछे चले जाओ। और सुनवा ये सुनकर कहती है, आखिर फिर आपके बारे में क्या? और किम इसका रिप्लाई देता है, मुझे इसे फेस करना होगा। ये ठीक है, मेरे बारे में चिंता मत करो। और फिर किम अपनी इन्वेंट्री से हनी बी के स्टिंगर्स निकालते हुए सोचता है, मैंने क्रिस्टल के पॉइजनस गैस के खिलाफ एक काउंटर अटैक पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। और हम देखते हैं किम ने मांड्रा के ग्लव को भी पहना हुआ होता है और फिर वो सोचता है, मैंने मांड्रास ग्लव को इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर चूज किया क्योंकि इसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस थी, भले ही कितनी भी वीक क्यों ना हो। सिर्फ +3 पॉइजन रेजिस्टेंस इसके लिए एनफ नहीं होने वाली। और किम क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है, मुझे उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि पॉइजन्स बहुत ज़्यादा फैल जाए। लेकिन वहाँ पर वो स्मोक काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से थिकर होते जा रहा था और किम को उसके सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था और क्रिस्टल उसकी साइड से बिल्कुल ही बाहर था। फिर किम अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए सोचता है, मैं अपनी सांस रोके रखने की लिमिट पर पहुंच चुका हूँ
और उसकी आई ऑफ परसेप्शन बहुत ही खतरनाक डेंजर को डिटेक्ट करती है। किम का विजन भी बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो क्रिस्टल कहाँ पर है। फिर एंड मोमेंट पर उसे क्रिस्टल की थोड़ी सी लाइट दिखती है और वो उन पॉइजन स्टिंगर्स को हाथ में टाइटली पकड़ते हुए उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ जाता है। फिर यूयन ये देखते हुए सोचता है ये स्मोक और भी बदतर होते जा रही है, आखिर वो इतना ज़्यादा क्लोज क्यों जा रहे हैं। फिर हम किम को देखते हैं जिसने कि उस क्रिस्टल को पकड़ा हुआ होता है और नोटिफिकेशन आता है सियोल स्टेशन क्रिस्टल का पॉइजन न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और फाइनली उस सियोल स्टेशन क्रिस्टल का पॉइजन न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर किम काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से हाफ रहा होता है और उसके गले पे थोड़े बहुत पॉइजनस स्पॉट्स भी दिख रहे होते हैं और उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं और वो मन में सोच रहा होता है ये उससे ज़्यादा हार्ड था जितना कि मैंने सोचा था, लेकिन मैंने वो कर दिया। और हम देखते हैं किम के हाथ में वो सियोल स्टेशन क्रिस्टल होता है और किम ने आधे क्लियर कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया होता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है विस्परिंग डेविल बहुत ही डिसअपॉइंट हो रहा है और किम उस नोटिफिकेशन को देखकर सोचता है मुझे लगता है ये डेविल बास्टर्ड चाहता था कि मैं मर जाऊं। और किम हाथ में एक रिकवरी पोशन निकाल कर पी रहा होता है। तभी यूयुन उससे पूछता है बिग ब्रो आखिर तुमने ये कैसे किया, मैं सच्ची में उस स्मोक के थ्रू देख नहीं पा रहा था। फिर किम यूयुन को बताते हुए कहता है तुम्हें वो हनी बी स्टिंगर्स याद है जो कि हमें पहले मिले थे, मैंने पॉइजन को उसके थ्रू न्यूट्रलाइज किया। फिर यूयुन कंफ्यूज होते हुए किम से पूछता है आखिर आपको कैसे पता था कि हम उस स्मोक को उसके थ्रू न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर किम यूयुन का रिप्लाई देता है जो आइटम की डिस्क्रिप्शन थी उसमें न्यूट्रलाइजिंग पॉइजन को लेकर कुछ तो मेंशन था। और यूयुन किम से कहता है तो आपको इन सभी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ही समझ आया। किम उसका रिप्लाई हाँ में देता है और मन में सोच रहा होता है एक्चुअली में वो ग्रेट एक्सप्लोरर जैक्सन था जो कि इस स्ट्रेटजी के साथ आया था, ना कि मैं। और यूयुन और सुनवा उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हुए देख रहे होते हैं और किम उनसे कहता है चलो अब चलते हैं, हमने पहले वाले का ध्यान रख लिया तो दूसरा वाला ज़रूरी आसान होने वाला है। फिर हम देखते हैं किम दूसरे क्रिस्टल के पास भी पहुंच जाता है और सैन्या उसे ही देख रही होती है और सैन्या किम को देखते हुए सोचती है उसने हनी बी का यूज़ सिर्फ जुवान से बचने के लिए नहीं किया था, उसने ये इसलिए किया था ताकि वो उस ड्रॉप आइटम को कलेक्ट कर सके और उसे ये पहले से भी पता था कि उनके पास एक न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है बहुत सारे अनोनिमस गार्जियंस चैनल 19207 को एंटर हो रहे हैं। फिर सानिया मन में सोच रही होती है ये स्ट्रेटजी इतनी क्लियर थी कि इसे स्ट्रीम एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हम देखते हैं किम सेकंड क्रिस्टल को भी पहले क्रिस्टल की तरह ही न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है सियोल स्टेशन डंजन क्लियर कर दिया गया है, सियोल स्टेशन डंजन के डंजन ब्रेक को सील कर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं सैन्या किम के सामने अपीयर होती है और वो कहती है मैं अब रिवॉर्ड्स के साथ प्रोसीड करूंगी। फिर किम सैन्या से कहता है यहाँ ज़रूरी कुछ स्पेशल होगा जबकि ये तुम खुद से कर रही हो तो। फिर सैन्या किम का रिप्लाई देती है बिल्कुल, एक बोनस स्टैट पॉइंट उन सभी पार्टी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने इस सियोल स्टेशन डंजन को क्लियर किया है और प्लेयर के म्यूजियन को एक आइटम चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा जबकि उसने इतना ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया तो। फिर हमें वो ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। पहला होता है गोल्ड 3.75 kg, दूसरा रिकवरी एलेक्सिर टाइप ए, तीसरा रिकवरी एलेक्सिर टाइप बी। फिर किम उसको देखते हुए मन में सोचता है हाँ, सियोल स्टेशन डंजन के फर्स्ट क्लियर को एक रिवॉर्ड दिया जाता है जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल रिवॉर्ड है वो है। फिर किम उन रिवॉर्ड्स को देखते हुए सोचता है चलो देखते हैं। जो गोल्ड है वो एक्चुअल वेल्थ के तौर पर देखी जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे सिंपली कैश में ट्रांसफ़र करा लो। अगर ये 3.75 kg गोल्ड है तो मुझे लगता है कि ये कहीं 200 मिलियन वॉन के आसपास होना चाहिए और डॉलर्स में ये 2 लाख डॉलर्स होते हैं। इतने नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जबकि ये एक फ्यूचर स्टोरी डंजन को फोरशैडो कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई नॉर्मल पर्सन गोल्ड को चूज़ करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। मैं भी इससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि ये पैसा उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि मैंने कभी सोचा भी था। फिर किम पास्ट की कुछ बातें याद करते हुए सोचता है प्लेयर के राइट्स अभी तक लॉस के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम जो भी अर्न करते हैं उसका एक पोर्शन हमें टैक्स के रूप में देना होता है। मुझे याद है कि गोल्ड को ये कहकर सीज कर लिया गया था कि दूसरी दुनिया की चीज़ें बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ही अनफेयर था, लेकिन मुझे अभी के लिए उससे डील करना होगा। मैं लकी होऊंगा अगर मैं इसे कैश कराते टाइम अपना सारा गोल्ड गवर्नमेंट को ना दे दूँ तो, लेकिन इस केस में मैं इसे छोड़ता हूँ। फिर किम रिकवरी एलेक्सिर टाइप बी को चूज़ करता है। फिर किम, सुनवा और यूयुन सियोल स्टेशन डंजन से बाहर जा रहे होते हैं। फिर सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है और मैं इस कैरेक्टर का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन ये किम की एल्डर सिस्टर है और वो कह रही होती है मैं मूविंग के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हो। फिर किम काफ़ी काम ट्यून में
अपनी एल्डर सिस्टर से कह रहा होता है, हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पैसे बचाए हैं, लगभग 100 मिलियन के आसपास, जो कि डॉलर्स में करीब 1 लाख होता है। और उसकी एल्डर सिस्टर उसे सीरियसली ना लेते हुए कहती है, क्या तुम पी के आए हो? फिर किम इससे सरप्राइज़ ना होते हुए मन में सोचता है, वैसे मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता मुझ पर बिलीव ना करने के लिए। 100 मिलियन वॉन सिर्फ थोड़ी सी मनी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि मेरी फैमिली कभी कमा भी सकती है। जो रिकवरी एलेक्सिर टाइप बी मैंने चूज़ किया था, वो एक स्पेसिफिक डिसीज़ के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। जैसा कि प्लान था, मैंने उस एलेक्सिर को एक सर्टेन पर्सन के पास लेके गया, जैसा कि जू वन ने मेरे ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था। मुझे याद था कि उस पर्सन के पास इतने पैसे हैं कि वो ईज़िली बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे कर सके। और वो पर्सन उस डिसीज़ से सफ़र भी कर रहा था, जिसके लिए वो एलेक्सिर बना था। वही वो बायर था जिसके लिए जू वन गया था। और उसके बदले में उसने लगभग 1 बिलियन वॉन रिसीव किए थे, और अगर रफली कहा जाए तो 1 मिलियन यूएस डॉलर्स। मैंने ऐसा ही सोचा था, अगर चीज़ें वैसे ही जाती जैसे कि मेरी फर्स्ट टाइमलाइन में गई थी, तो वो ट्रेड सक्सेसफुल होती। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन उसने मुझे किसी ऐसे से कनेक्ट कर दिया जिसका कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस था। फिर किम की एल्डर सिस्टर फ़ोन में कुछ देखकर हैरान होती है और कहती है, क्या? किम उससे पूछता है, आखिर तुम क्या देख रही हो?" फिर उसकी एल्डर सिस्टर कहती है, कुछ नहीं, मैं बस न्यूज़ देख रही थी और सनशिन का सीईओ सामने आ गया। क्या सीईओ सॉन्ग कियोन एक बूढ़े ग्रैंडपा नहीं थे जिनने कि अपने सारे बाल खो दिए थे? और किम की नूना काफ़ी गहराई से सोच रही होती है, क्या उन्होंने कोई विग लगाई है? आजकल की क्राफ्टमैनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि ये सच्ची में असली बालों के जैसी लग रही है। बल्कि इस आर्टिकल पर कमेंट्स भी सिर्फ उनके बालों के बारे में ही आ रहे हैं। और किम अपनी नूना की ये बात सुनकर सोचता है, नहीं नूना, ये विग नहीं है, ये असली हेयर है। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उनके हेयर को बढ़ते हुए देखा उस एलेक्सिर को पीने के बाद। और हमें यहाँ पर पता चलता है किम और किसी की नहीं बल्कि सीईओ सॉन्ग कियोंग की ही बात कर रहा होता है। और किम सोच रहा होता है, जो रिकवरी एलेक्सिर टाइप बी था, वो एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव हेयर ग्रोथ सॉल्यूशन था। ये एक रिकवरी एलेक्सिर कहलाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा आइटम है जो कि बाल्डनेस को यानी कि गंजेपन को ठीक करता है। लेकिन वो इंसान जिसने कि एक इतनी प्रेस्टिजियस कंपनी को अपने हाथों से बनाया और उसे वहां तक पहुंचाया जहां तक कि वो आज है, उसने मुझ में पोटेंशियल देखा और मुझ में इन्वेस्ट किया। मैंने $1 लाख कैश में और एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट की डिमांड की थी और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने सुनवा के एडॉप्शन को लेकर सारे प्रोसीजर्स में हेल्प करने को भी एग्री किया। मॉम सुनवा को एक ब्राइट चीयरफुल गर्ल समझती है और उन्होंने सुनवा को हमारे साथ लिए हमारी फैमिली के लिए टाइम आया है जब हम हमारे साथ ही रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुनवा इस बात से परेशान नहीं होगी। फिर किम अपनी नूना से कहता है, तो चलो हम मूव करते हैं, मैंने सच्ची में एक हाउस खरीद लिया है। ये हमारी फैमिली के लिए अब टाइम है जब हम थोड़ा अच्छे से रहें और कम वर्क करें। फिर उसकी नूना उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहती है, हाँ जो भी कहो। फिर किम अपनी नूना से कहता है, हाँ आज पूरी फैमिली जल्दी घर वापस आ रही है। और हम देखते हैं वहाँ पब्लिक में एक और डंजन अपीयर हो रहा होता है और उसके सामने हमें एक लड़की को खड़े दिखाया जाता है। फिर किम अपनी नूना से कह रहा होता है, जब हम वापस घर पहुंचेंगे हमें मॉम के साथ कहीं बाहर खाने जाना चाहिए। और वो अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाता, तभी वो कुछ नोटिस करता है और फिर वो उस डंजन को देखकर मन में सोचता है, एक फ्लैश गेट। ये उतना भी ज्यादा समय नहीं हुआ जबकि सियोल स्टेशन डंजन ओपन हुआ था। तभी किम विंडो से बाहर एक लड़की को देखता है और उसे देखकर वो पहचान जाता है और उसका नाम वो शिन योनसियो सोचता है। तो हम अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि किम आखिर उस फ्लैश गेट को क्लियर करता है या फिर नहीं, और ये शिन योन सियो कौन है। क्या ये किम की कोई फ्यूचर पार्टनर है या फिर बस एक साइड कैरेक्टर? तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। और अब तुम लोग कमेंट में ये भी लिखोगे कि इतना डिले एपिसोड डाला और इतना छोटा एपिसोड है। तो सॉरी गाइस, मैं अभी लॉन्ग वीडियो एडिट नहीं कर सकता और अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक एग्ज़ाम भी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो प्लीज़ कमेंट में गालियाँ मत देना और जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करा दो, क्योंकि 1K कंप्लीट होने पर आप लोगों को एक धमाकेदार सरप्राइज़ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।